हेलो गाइस, सागर कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेगुलर लेक्चर से एक लेवल ऊपर आपको कॉन्सेप्चुअल लेक्चर प्रोवाइड करने के लिए, आपको क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। अगर आप रेगुलर लेक्चर के अलावा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर भी देखते हो तो आपको चीज़ें तो समझ में आएंगी ही आएंगी और आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करने से, अगर आप एकेडमिक लेवल पे हो या आप कंपटीशन एग्जाम के लेवल पे हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप रेगुलर लेक्चर फॉलो करोगे एस वेल एस अगर कॉन्सेप्चुअल लेक्चर भी देखोगे यूट्यूब में, तो आपको चीज़ें लाइफ टाइम के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप एग्जाम में चीज़ों को भूलेंगे नहीं, क्योंकि आप समझ के लिख रहे हैं और आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको, अगर आप रेगुलर लेक्चर फॉलो कीजिए, उसके साथ साथ कॉन्सेप्चुअल लेक्चर भी फॉलो कीजिए। मैं आपको हर टॉपिक का, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या मैथ्स का हो, उससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्चुअल लेक्चर प्रोवाइड करने के लिए आपके सामने प्रेजेंट हूँ। ठीक है, आपको हर टॉपिक का, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या मैथ्स का हो, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। ठीक है, तो आपको बस वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए यार। ओके। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि ये जो न्यूक्लियस होता है ये एक प्रकार का ट्रेजर बॉक्स होता है। ट्रेजर बॉक्स मतलब होता है खजाने का डब्बा, है ना भाई। अब ये खजाने का डब्बा क्यों बोलते हैं इसको? मैं बोलता हूँ भाई, पता नहीं कोई बोलता है कि नहीं बोलता, तो इसको बोलते हैं खजाने का डब्बा। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है ये हमको बताता है न्यूक्लियॉन्स के बारे में। अब इस पर न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बोथ आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों को मिला के बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो और ट्रेजर जो बॉक्स है मेरा, जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियॉन्स के अलावा मेरे को बताता है एटॉमिक नंबर के बारे में। इसके पहले लेक्चर में अपन लोगों ने देख लिया ये चीज़। उसके बाद अपने को ये बताता है एटॉमिक मास के बारे में। जो न्यूक्लियॉन्स है इसी को मिला के बोलते हैं एटॉमिक मास। इसके लेक्चर आपको इसके बाद मिलेगा। उसके बाद आईएसओ टर्म्स क्या होते हैं? आईएसओ बार्स एंड आइसोटोप्स, इसके बारे में भी बताता है अपने को। ये न्यूक्लियस और वैलेंसी के बारे में बताता है। अब आप बोलोगे सर न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, वैलेंसी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है ना भाई, है ना भाई। किसी के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसी के बेसिस पे तो वैलेंसी को डिफाइन किया गया है। लेकिन न्यूक्लियॉन से कैसे बता दिए सर आप वैलेंसी? वीडियो नंबर फर्स्ट में बताया था, मतलब इससे पहले वाले वीडियो में बताया था मैं कि जो एटॉमिक जो नंबर है, एटॉमिक नंबर बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को। अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन बता दिया तो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दूंगा, क्योंकि एटम इन अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि एटम इन अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते ही होते हैं। तो अगर मेरे को नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है, मतलब मेरे को एटॉमिक नंबर पता है, तो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम चल जाएगा। अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दिया तो मैं वैलेंसी बता दूंगा। ठीक है, इतना कुछ एक न्यूक्लियस के जरिए मैं बता सकता हूँ, एक न्यूक्लियस के माध्यम से मैं इतना कुछ बता सकता हूँ। इसलिए मैं न्यूक्लियर को ट्रेजर बॉक्स बोलता हूँ, खजाने की चाबी। ओके, अब इतना कुछ डिस्कस करने के बाद अपन लोग देखते हैं कि एक एटम जो होता है उसका साइज कितना होता है। क्या सभी एलिमेंट के जो एटम होते हैं उसका साइज सेम होता है? सोचिए, क्या सभी एलिमेंट के जो एटम है उसका साइज क्या सेम होता है? अलग अलग होता है? कितना होता है एलिमेंट का जो एटम है उसका साइज, या कितना छोटा होता है एक एटम? चलिए उस पर चर्चा करते हैं। तो अब चर्चा करेंगे हम लोग एटम के साइज के बारे में, है ना। तो उससे पहले अपन देखते हैं एटम का डेफिनेशन। एटम का डेफिनेशन क्या होता है? एटम्स द फंडामेंटल यूनिट, एटम इज द फंडामेंटल यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड एटम्स। स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट ऑफ एनी मैटर, इंडिविजिबल पार्ट या पार्टिकल, इसको मैं पार्टिकल भी बोल सकता हूँ, ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड एटम। देखो जी, फंडामेंटल यूनिट यहाँ पर लिखा है। फंडामेंटल यूनिट मतलब होता है बेसिक यूनिट। जैसे कि किसी भी बिल्डिंग जो होता है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? एक एक ईंटों को जोड़ने से, एक एक ईंट को मैं सीमेंट में जोड़ता हूँ और उससे पूरा बिल्डिंग तैयार होता है। मतलब जो मेरा ब्रिक होता है, जिसको ईंटा बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, वो क्या होता है? बेसिक यूनिट होता है, बेसिक यूनिट होता है, और यही पूरी बिल्डिंग को बनाता है। तो मतलब ये बेसिक यूनिट कंबाइन होके एक मैटर बनाता है।
क्या बनाता है? मैटर। एक बेसिक यूनिट, सारे के सारे बेसिक यूनिट एक सिस्टमेटिक मैटर में कंबाइन होके, सारे के सारे बेसिक यूनिट एक सिस्टमेटिक मैटर में कंबाइन होके क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं। ठीक है, इसलिए एटम की डेफिनेशन कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है। फंडामेंटल यूनिट और बेसिक यूनिट ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड एटम। सारे के सारे जो बेसिक यूनिट हैं, और मैटर के केस में बेसिक यूनिट क्या है? मैटर के केस में बेसिक यूनिट है एटम्स। ठीक है भैया, और ये जो ब्रिक है वो खुद एटम से मिलके बना है। तो अल्टीमेटली जो मेरा जो पूरा बिल्डिंग है वो एटम से मिलके बना है। अगर देखा जाए तो, अगर लार्ज अमाउंट में देखा जाए तो एटम से मिलके बना है। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जाता है, ये नॉर्मल लाइफ में ये कुछ ज़्यादा ही छोटा होता है एटम। तो अपन लोग बोलते हैं कि जो ये बिल्डिंग है उसका जो स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट है वो क्या है? ब्रिक है। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट फंडामेंटल जो यूनिट होता है वो एटम होता है। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड एटम्स। तो अब बात उठती है कि हाउ स्मॉल एन एटम इज। एक जो एटम होता है वो कितना छोटा होता है? क्या वो एक चींटी के बराबर छोटा होता है? एंट की स्पेलिंग आई थिंक रॉन्ग है, ANT होगा। क्या वो एक चींटी के माफिक छोटा होता है? सोचो, चींटी से छोटा होता है या चींटी के बराबर होता है क्या? जितनी भी चींटी आप लोग देखिए, भूरी वाली, ब्लैक वाली, नहीं, वो एक चींटी से भी छोटा होता है। और कोई एग्जांपल? शुगर ग्रेन, क्या वो शक्कर के दाने के माफिक छोटा होता है क्या एटम? नहीं। शुगर ग्रेन को तो मैं नेक्ड आई से देख सकता हूँ, खुली आंखों से देख सकता हूँ ना मैं शुगर ग्रेन को, शक्कर के दाने को, मतलब वो शुगर ग्रेन से भी छोटा होता है। अब इससे छोटा क्या हुआ? बैक्टीरिया, फंगी, जितने भी होते हैं बैक्टीरिया, क्या एटम बैक्टीरिया के माफिक होता है क्या? बैक्टीरिया को मैं देख नहीं सकता, बैक्टीरिया को मैं, क्या एटम बैक्टीरिया से छोटा होता है क्या? कि बैक्टीरिया के बराबर होता है क्या? नहीं, एटम बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। तो कितना छोटा होता है यार एटम? ऐसा बोला जाता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो मिलियंस ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। जो बैक्टीरिया होता है वो मिलियंस ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। बताओ, इतना छोटा होता है कि एटम। तो आप लोग मेरे से क्वेश्चन करोगे, सर जब ये इतना छोटा होता है तो इसको पढ़ते क्यों है? जब ये एटम है वो मिलियंस ऑफ, जब बैक्टीरिया मिलियंस ऑफ एटम से मिलकर बना है, मतलब एटम इन अ होल बहुत छोटा है, तो इसको पढ़ते क्यों हैं? इसको इसलिए पढ़ते हैं कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो एटम से मिलकर बनी होती हैं। एग्जाम्पल, ये सैनिटाइज़र, जो सैनिटाइज़र है ये भी केमिकल कंपाउंड है कि नहीं भी है ना? तो ये भी एटम से मिलकर बना है, मगर सैनिटाइज़र तो मेरे को दिख रहा है, इसका कुछ मास भी है और ये इसका कोई साइज़ भी है। साइज़ कहने का मतलब वॉल्यूम है ना भाई सैनिटाइज़र का, जो इस डब्बे में कैप्चर करके बैठा है, मतलब इसका साइज़ तो है। मतलब एटम इन अ होल अगर कंबाइन हो जाए लार्ज अमाउंट में तो एक बड़ा मैटर बनाते हैं। एटम, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर एटम्स लार्ज स्केल में कंबाइन हो जाए तो वो एक कंप्लीट मैटर बनाते हैं, और जो वो मैटर बनता है उसका साइज होता है, शेप होता है। इसलिए एटॉमिक जो साइज है उसके बारे में डिस्कस करना और आपको पढ़ाना बहुत जरूरी है। आप बोल सकते हैं कि सर इतना छोटा होता है, तो कितना छोटा होता है? जो एटॉमिक जो साइज है, एटॉमिक जो साइज है उसका जो मेजरमेंट है वो नैनोमीटर में होता है। नैनोमीटर, NM। तो 1 नैनोमीटर कितना छोटा होता है? 10 की पावर -9 मीटर को बोलते हैं अपन लोग 1 नैनोमीटर। आपको अभी आपकी स्क्रीन पे हाइड्रोजन एटम का डायग्राम आ रहा होगा। हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस होता है वो कितना छोटा होता है, आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा, वो उसको देखिए, इतना छोटा होता है एक एटम, 10 की पावर -9 मीटर, है ना। अब वो फिर से आप अगर बोलोगे कि सर इतना छोटा है तो पढ़ते क्यों हैं, उसका आंसर मैं आपको दिया है, क्योंकि एटम अगर कंबाइन हो जाए लार्ज स्केल पे तो वो एक मैटर बनाती है, और मैटर का मास होता है और उसका स्पेसिफिक साइज होता है जो अपन लोग को नेक डाई से दिखता है भाई साहब। तो इसलिए अपन को एटॉमिक रेडियस या एटम के बारे में पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अगर आपने आपकी स्क्रीन पे हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस है उसको देखा होगा तो वहाँ आपको लिखा मिला होगा, जो इसका रेडियस होता है हाइड्रोजन एटम का वो होता है 5 × 10⁻⁻11 मीटर,
और मेरे को पता है 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर। तो 5 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -9 में लिख सकता हूँ ना, है ना भाई। 5 इंटू 10 की पावर -2 और 10 की पावर -9 को मैं क्या बोलता हूँ, नैनोमीटर। तो ये हुआ मेरा नैनोमीटर, nm। नैनोमीटर में n स्मॉल रहेगा भैया ना, ध्यान रखना। 10 की पावर 1 नैनोमीटर में n स्मॉल है और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर, ठीक है। तो जो मेरा हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस है वो हुआ 0.05 या 0.05 नैनोमीटर, ठीक है। ये होता है इसका रेडियस। अब हाँ देखो, अगर ये आपको पूरा समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। अभी तक हम लोगों ने एटॉमिक नंबर पे चर्चा किया, एटॉमिक साइज पर चर्चा किया। अब इसका जो थर्ड आने वाले जो आपको पता है कि एटम के बारे में पूरी सीरीज चल रही है, तो आने वाला जो लेक्चर होगा वो एटॉमिक मास के बारे में होगा। एटॉमिक मास कैसे बनाया गया या कैसे डिफाइन किया गया है ना, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, इस पर अपन लोग चर्चा करेंगे। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाला जो वीडियो है उसको भी आप पूरा देखिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। रेगुलर लेक्चर के साथ अगर आप एक कॉन्सेप्ट फॉलो करोगे तो आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो पे। ओके, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बहुत रिसर्च करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, और ये लेक्चर आप लोग तक डिलीवर हो पाता है। तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके।